एक चीज़ मुझे लग रही थी कि मेरे साथ बहुत से दोस्त हैं, हमारे कलीग्स हैं, जान पहचान के भी लोग हैं। जैसे आप ही लोगों का एक फ्रेंड है छोटा सा, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और उसके क्वेश्चंस अक्सर ऐसे होते हैं कि सर आप अपना बिजनेस क्यों नहीं चालू कर रहे हैं। तो बहुत से लोग मुझे भी सजेस्ट करते हैं कि आप बिजनेस चालू करिए, राइट टाइम है बिजनेस चालू करने का। आज किसी से बात हुई थी तो बोलते हैं कि अब आप लोग सैलरी लेने की नहीं, सैलरी देने की सोचिए, कि अपना वेंचर चालू करिए। बट जिस वेंचर को मैं आजकल फॉलो कर रहा हूं, जो वेंचर में हम लोग पढ़े हैं, उस वेंचर को हमने चालू नहीं किया है। उस वेंचर ने हमको, वो हम कैसे घुसे हमको नहीं मालूम है। हम जितने भी लोग हैं, हम लोग, आप लोग, हमको नहीं पता था कि हम लोग कुछ करना चाहते थे, हम लोग परेशान भी थे। उसी परेशानी को लेकर के हम समझने की कोशिश कर रहे थे जैसे कोई उलझे हुए ऊन, और उलझा हुआ ऊन हम ही है। उसको सुलझाने के चक्कर में हम लोग एक स्पिरिचुअल यात्रा में चले गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी दोस्तों से, जो भी, उनसे डायरेक्टली मैं नहीं बोल सकता किसी को कि यू कांट थिंक एंड स्टार्ट अ वेंचर। वेंचर कभी सोच समझ के नहीं होता, और खासतौर से सेंटहुड का वेंचर। सेंटहुड मतलब संत बनने का जो वेंचर होता है, वो सोचा समझा नहीं होता। वो आप चलते हैं, लाइफ एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 4 कदम लाइफ आपको देती है। फिर उस 4 कदम से आपको और कुछ एनर्जी आती है तो और 2 कदम बढ़ते हैं आप। फिर जब लोग बाहर से लोग देखते हैं तो आप कहते हैं अरे आप इतने डेडिकेशन के साथ इतना दूर तक चले गए। डेडिकेशन नहीं है ये रोज सुबह से लेकर शाम तक अपने उलझनों के साथ अपने दिमाग को लगाना है। अगर हम बिजी हैं अपने किसी और काम के साथ, अपनी उलझनों के साथ नहीं है, अपनी उलझन को दिमाग देने के लिए, उलझन को इमोशंस देने के लिए नहीं कि हम उलझन है तो चले कुछ और टाइम पास कराएं, घूम फिर आए। मुझसे आज कोई कह रहा था कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, चलिए कहीं घूमने चले, तो मैं चला गया उनके साथ 10 मिनट के लिए घूमने चला गया। बट 10 मिनट के लिए मैं ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग खाली टाइम को मार रहे हैं। और वही 1 घंटे तक अगर मैं कहीं बैठ करके स्टडी कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहा हूँ और उसके साथ जूझ रहा हूँ, उसके वर्ड्स के साथ, उसके सेंटेंसेस के साथ, उसमें एक तरह का जॉय भी है मुझे। वो जॉय थका देता है, बट फिर भी मैं बड़ा ताज्जुब में था। सुबह सुबह जब मैं जा रहा था ना, जब इस बुक को पढ़ना शुरू करा, तो मुझे लगा कि क्या है, क्या मैं इतना इंटेलिजेंट हूं कि मुझे एक किताब समझ में आ रही है, या ये किताब इतनी इंटेलिजेंट है कि मुझे जैसे बेवकूफ को इंटेलिजेंट बना रही है। नहीं तो इस तरह के लंबे लंबे सेंटेंसेस में कभी हिम्मत ही नहीं करता पढ़ने के लिए। तो हिम्मत भी आ रही है, एफर्ट भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, हेल्थ भी है। तो इस सेंटहुड के वेंचर में या बिजनेस के वेंचर में, जो भी प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो लोग प्रॉफिट के चक्कर में बिजनेस चालू करते हैं, बाद में घाटे हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है। आज मैंने कहीं पढ़ा कि अमेजॉन ने सिस्को नाम की कंपनी का ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग का जो बिजनेस है, $1 बिलियन का वो लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे, उसको खत्म कर दिया। अमेजॉन बहुत फोकस्ड कंपनी है सेल्स के मामले में। जैसे हम नहीं पढ़ रहे थे, अलीबाबा में पढ़ रहे थे हम लोग, कि वो बंदा बैठ करके नोट्स बना रहा था। जब, क्या नाम है उसका, जो अलीबाबा का फाउंडर है, सम फेलो, ही वॉज गिविंग स्पीच, तब ये जेफ बेजोस बैठ करके नोट्स बना रहा था उसमें। जिसकी कंपनी इतनी बड़ी है कि उसने $1 बिलियन, $2 बिलियन की कंपनी खरीदी है, उसको नोट्स बनाने की क्या जरूरत है? क्या उसको बेसिक्स नहीं पता है अपने बिजनेस के? हाँ, नहीं पता है। दिन में ऐसा होता है, सुबह पता होता है, शाम को भूल जाता है। फिर जब शाम को भूले हुए शाम से आप अगला सुबह शुरू करते हैं तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सिस्को ने प्लान किया था कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत बड़ा बिजनेस है बहुत, क्योंकि आजकल जैसे हम लोग अपना नहीं देख रहे हैं यूट्यूब में जो बना रहे हैं वीडियोस, वो सब हम सेव कर रहे हैं क्लाउड में। हमारे घर में हमारा कंप्यूटर खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्लाउड में सेव रहे। क्लाउड मतलब कहीं पर एक डाटा की कंपनी, बड़े बड़े हार्डवेयर सुपर सेफ्टी में रखे गए बहुत सीक्रेटली। तो हमारे सारे, हम अपने घर पे तो सेव नहीं कर पाते, अच्छे से सामानों का सेफ्टी नहीं कर पाते, लेकिन वो लोग हमारे डाटास को बहुत सेफली यूज करते हैं। तो बिजनेसमैन क्यों नोट्स बना रहे हैं?
उसी वजह से जिस वजह से हम लोग नोट्स बना रहे हैं, उसी वजह से जिस वजह से गौतम बुद्ध या पीजे सहर लोग स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे, ध्यान करते थे। एक बार एनलाइटन हो गए तो फिर और कुछ क्यों नहीं करते, क्यों नहीं जाते मौज मस्ती करने के लिए? ये क्वेश्चन है। मतलब हम लोग जब ये कहीं मैंने पढ़ा था कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं किसी भी चीज में, वो सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि वो रोज रोज वो अपने सक्सेस को डाउट करते हैं कि जो भी मैं पा रहा हूं जिंदगी में, जो भी मुझे मिला है आज तक अपने वेंचर में, वो किस्मत से मिला है। आई डिडंट डिजर्व इट। और जब मैंने डिजर्व नहीं किया, किस्मत से मिला है, तो मुझे और नाक खोल करके देखना है कि क्या चीज थी जिसकी वजह से मेरा किस्मत तेज था, क्या क्या चीजें थी उस पर्टिकुलर इवेंट का एक रिजल्ट आने में। अब मैंने पढ़ा एक किताब, मैं पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूं। अब आपको पढ़ाने के चक्कर में मुझे कुछ समझ में आ रहा है, तब मैं स्टडी कर रहा हूं। अच्छा, जब किसी को पढ़ाओ तब खुद समझ में आता है। अच्छा, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उसमें बहुत से ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश में उसके मतलब लिखता हूं, फिर कभी कभी हिंदी में मतलब लिखता हूं। हिंदी में भी मतलब नहीं आता तो मैं उसको ड्राइंग के स्केचेस बना करके अब कुछ तो वो सब एफर्ट्स एक्सीडेंटली मुझे आ रहे हैं। और क्योंकि मैं जानता हूं कि जो भी मुझे समझ में आ रहा है वो खाली किस्मत से समझ में आ रहा है, तो और एफर्ट डालना होगा। सोचा समझा सक्सेस नहीं होता। सोचा समझा मतलब हम आज डिसाइड कर लेते हैं कि ये बुक खत्म कर देंगे, हम केमिस्ट्री के ही इंजीनियर बनेंगे, हम मतलब हम अब इंजीनियरिंग आईआईटी में घुस ही लेंगे। आप जहां पर हैं वहां पर चीजों के साथ अपने आप को समझदारी के साथ उलझाते हैं, उसके साथ मुठभेड़ करते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं, बड़े हंसते खेलते, और फिर वो मुठभेड़ एक बड़ी चीज तैयार कर देती है आपके अंदर में। कुछ रिजल्ट सोच करके अगर आप पहले से करेंगे तो चांसेस ये है कि आप छोड़ देंगे। जैसे वो सतावरी जी कहते हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अगर आप ये सोच के करेंगे कि चलो हेल्दी रहें, तो आप हो सकता है छोड़ दें। कल हमने जो वीडियो बनाया था वो उसकी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई, तो आज थोड़ा सा हम लोग रिपीट करेंगे कल का ही, ठीक है? अच्छा, ये बात आप लोगों को झूठ लगती है या ऐसी गप लगती है कि बुद्ध या नीम करोली जैसे लोग हमारे जैसे होते हैं कि अलग होते हैं? ये एकदम सेम टू सेम हमारे जैसे होते हैं, तो फिर हम उनकी बातें क्यों पढ़ रहे हैं? एक लेवल पे हमारे जैसे होते हैं फिजिकल बॉडी के, लेकिन उनमें और हमारे में कोई अंतर है? कॉन्शियसनेस का छोटा मोटा अंतर है कि बहुत बड़ा अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। चलो, ये तो चीज स्टैब्लिश हो गई कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एनलाइटनमेंट, जिसमें हम लोग नहीं हैं और वो लोग हैं, ठीक है? अब कृष्णमूर्ति हैं तो या बुद्ध हैं, उनके ब्रेन में जो थॉट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, और उस तरह के थॉट्स हमको क्यों नहीं आ पाते? आज एक बड़ी खास चीज हुई। आज हम लोग कहीं गए थे घूमने के लिए, इसमें मैं पढ़ रहा हूं आजकल, तो आप लोग देखते हैं ना, जो भी आपके नीचे के दर्जे के लोग होते हैं, जैसे कोई चपरासी है, कोई भिखारी है, कोई, तो उन लोगों को देख करके बहुत विचार नहीं आता कि कहाँ रहता होगा, सुबह से शाम तक क्या करता होगा, कैसे कमाता होगा, क्या खाता होगा, ये सब थॉट्स नहीं आते। लेकिन अगर अपने से ऊपर के लोग किसी को देखिए आप, तो क्वेश्चन उठता है कि अरे ये बड़ी कार है इसके पास, तो उसका घर कैसा होगा, मन में आता है। दूसरा वाला आता है, पहला वाला तो बहुत कम लोगों को आता है, ज्यादातर सबको अपने से पहला वाला आता है। बट अगर अपने से गरीब आदमी को देख करके तभी तक तो ख्याल आता है जब तक वो गरीब मेरे सामने है। जब वो हट गया तब कितना देर हम लोग गरीबों के बारे में सोचते हैं, लेकिन अमीरों के बारे में हमको लगता है कि हमको इंस्पिरेशन मिलती है उनके बारे में सोच करके, उनके जैसे कपड़े, उनके जैसे। आज मेरे साथ एक अजीब चीज हुई। एक अमीर आदमी की हमने फोटो देखी, उसको हम लोग जानते थे, और हम और दोनों लोग घूम रहे थे, तो उनकी फोटो देखी और मैंने कहा अरे यार ये तो वही आदमी है। उन्होंने कहा हाँ। तब उसके बारे में हम लोग को बातचीत करने का स्टार्ट हो गया, जैसे नॉर्मली होती है। लेकिन 2 या 3 सेंटेंस के बाद मेरा जो कौन सा वेंचर था कल, वाइज वेंचर, चुप हो गया, जैसे रिक्शे वाले की चुप हो जाता है। मतलब जैसे किसी सक्सेसफुल आदमी के बारे में आप चुप ही हो गया, दिमाग बहुत बात नहीं कर रहा था दिमाग। फिर मैं जा रहा था, कुछ दुकानें देख रहा था, जो भी कपड़े उपड़े देख रहा हूं, मैं लोगों को देख रहा हूं,
बहुत गप्पे नहीं चल रही थी दिमाग में, चुप। और जब दिमाग बंद होता है तो आंखें ज्यादा काम करती हैं, खुली होती हैं। मुझे नया लगा यार, शोर नहीं था दिमाग में, अच्छा लग रहा था। क्योंकि हम तो उम्मीद करते हैं ना कि हमारे से सामने से जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके बारे में हम देखें और दिमाग से गेस करने की कोशिश करते हैं उसकी लाइफ को, उसको, और क्या पता हम उसको कैसे कर सकते हैं अपने जैसा, हम उसको जैसे कैसे बन सकते हैं हम खुद। लेकिन चुप, कुछ नहीं। और ऐसा भी नहीं कि मैं एकदम ब्लैंक हो गया, उसको देख पा रहा हूं, उसके कपड़ों को, लुक्स को, मूंछ को, आंख को, सब चीजों को, बट थॉट्स में नहीं था। कल हम लोग ये पढ़ रहे थे कि रिलीजियसनेस क्या होता है, रिलीजन क्या होता है। रिलीजन होता है, कल शुरुआत उन्होंने ऐसे की थी कि एक तो होता है इस लाइफ का वेंचर, आपने बिजनेस किया है, पैसा लगाया और आपको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन रिलीजियस एक जन्म का बिजनेस नहीं होता, वो मल्टीपल लाइफ्स का होता है। और उसमें जो आपको रिटर्न मिलता है वो फ्रीडम मिलती है, स्वर्ग नहीं मिलता। जैसे आमतौर पे लोग मानते हैं ना कि किसी बड़े धार्मिक स्थल पे चले गए तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। और हमारे स्वर्ग की जो कल्पना है वो भी इसी दुनिया की है कि यहाँ पर घर अच्छा नहीं तो वहां पर बड़ा अच्छा घर महल होंगे, यहाँ पर खाना अच्छा नहीं तो वहां पर बड़ा अच्छा यहाँ पर फ्रीडम इज द प्रॉफिट एंड वेंचर इज नॉट जस्ट वन लाइफ्स वेंचर, इट इज मल्टीपल लाइफ्स वेंचर। और इसलिए नहीं क्योंकि कोई साधु बता रहा है कि बहुत से लाइफ होते हैं, उसको दिखना शुरू हो गया कि हमारे मल्टीपल लाइफ्स होते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और कल दोबारा वैसी सिचुएशन फेस करते हैं हम लोग, और हम लोग वैसी गलतियां फिर से करते हैं। एक बार एग्जाम दिया, फिर दोबारा एग्जाम दिया, एक बार किसी बंदे से लड़ाई हुई, फिर उसी टॉपिक पर उसी बंदे से दोबारा लड़ाई हुई, तो ये दोबारा उसी लाइफ जैसा नहीं है क्या? एक बार गरीबी झेली, फिर से दूसरे दिन बाद, 2 दिन बाद फिर से गरीबी झेली, इस महीने की सैलरी कम पड़ गई, अगले महीने फिर से सैलरी कम पड़ गई। सिचुएशंस वैसे ही बार बार हमको रिपीटेटिव आते रहते हैं। तो उसके मन में क्वेश्चन उठता है कि अच्छा ये जो सिचुएशन है इसके लिए मेरा नया ऑप्शन क्या होगा, कोई और तरीका है इसके जैसे मैं अप्रोच कर सकता हूं इसको। और क्वेश्चन फिर ये भी उठता है उसका, रिलीजियस आदमी का, कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बाहर कोशिश कर रहा हूं करने का, क्या पता मेरे ही दिमाग में कुछ ऐसी चीज हो जिसको मैं ठीक कर सकूं तो मेरी लाइफ ठीक हो सके। बिकॉज जो मैं हम लोग डिस्कस करें ना, ये बहुत गूढ़ चीज है एक एंगल से। एक कोई मुझसे बोल रहा था कि बहुत डिफिकल्ट, और 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए तो ये बोलेंगे कि अरे आप क्यों बच्चों को इतनी मुश्किल चीज पढ़ा रहे हो। लेकिन एक बात बताइए यार, आप हैं 11वीं 12वीं के, लेकिन हैं तो आप परेशान वैसे ही जैसे एक बूढ़ा आदमी परेशान है। जितना एक बूढ़ा आदमी जैसे परेशान होता है वैसे आप भी परेशान है। परेशानियों का कंटेक्स्ट अलग है, बट परेशानी तो है ही अलग अलग है। किसी के पास बच्चे की सैलरी, बच्चे की फीस नहीं मिल रही है, किसी के पास बच्चे की शादी नहीं हो रही है, और आपको अपनी जैकेट की चिंता है तो अपने कपड़े की चिंता है। बट प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, एंड दीज आर बेसिकली परमानेंट सोल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स। तो अगर रिलीजियसनेस को अच्छे से नहीं समझे तो ऐसे ही है जैसे आपने गणित नहीं सीखा, स्कूल में गणित नहीं सीखा तो बुढ़ापे में गणित नहीं आएगी, तो कभी न कभी तो गणित सीखना पड़ेगा। तो रिलीजियसनेस क्या है? इंडो अमेरिकन लोग अपने आप को आर्यंस बोलते थे। आर्यंस मतलब पवित्र, पायस, डेवोट। Pious is a religious concept and means having a religious view of life and the world. But a view of the world is religious when a man feels obliged to pay heed to securing of his great future after death. कि मरने के बाद, और यहां पर फिर से मैं रिपीट करूंगा, मरने के बाद मतलब खाली डेथ नहीं। आज रात को जब सोएंगे और कल सुबह उठेंगे तो फिर से एक छोटी सी डेथ के बाद नया दिन शुरू हुआ, फिर से वही चीजें चालू हो गई जो आपको पसंद नहीं थी। तो अब क्या करें? तो अगले दिन को कैसे ठीक करें, अगली लाइफ को कैसे ठीक करें, इसके पीछे वो ध्यान लगाना शुरू करता है, दिमाग लगाना शुरू करता है। मान नहीं लेता कि सब कुछ ऐसे ही रहेगा। एंड रिगार्ड्स हिमसेल्फ एज अ बाउंड टू हिज ऑब्लिगेशन वेदर ही बिलीव्स इन अ पर्सनल गॉड और नॉट। दिस इज अ प्रॉपर मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियस। अपने आप को मानता है कि मुझे अपनी फ्यूचर को ठीक करना है। सभी लोग मानते हैं अपने फ्यूचर को ठीक करना है। तो क्या अलग है एक रिलीजियस आदमी में और आप में?
ऑन अकाउंट ऑफ दिस ऑब्लिगेशन ऑफ हिज कॉन्शियंस, सभी के अंदर में जमीर होता है, कॉन्शियंस मतलब जमीर, इस जमीर की वजह से अ रिलीजियस मैन सीज हिमसेल्फ कंपेल्ड, वो मजबूर होता है नो लॉन्गर टू अरेंज हिज कॉन्डक्ट एक्सक्लूसिवली फॉर अनरिस्ट्रेन्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज डिजायर फॉर सेंसुअल प्लेजर्स। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेंसुअल प्लेजर्स। आज मेरी बात हो रही थी किसी से, सेंसुअल प्लेजर्स को अनरिस्ट्रेन्ड सेटिस्फैक्शन देने से के बजाय वो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के चक्कर में पड़ा रहता है। और बेटर का डिफिनेशन सेंसुअल प्लेजर्स नहीं है उसका, वो अपने सेंसेस के साथ जो प्लेजर मिल रहा है उससे मिलने वाले फ्रस्ट्रेशन को भी पहचानना शुरू कर देता है। बुद्ध अमीर आदमी थे, ओशो बोलते थे कि बुद्ध एक नॉर्मल घटना है, लेकिन जीसस क्राइस्ट बहुत एबनॉर्मल घटना है, या कबीर बहुत एबनॉर्मल घटना है, क्योंकि कबीर और जीसस क्राइस्ट बहुत गरीब थे। गरीब लोगों को ये दिख जाए कि रुपए पैसे में कुछ नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। अमीरों को तो मालूम पड़ जाता है कि रुपए पैसे में कुछ है नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत एंजॉय कर लिया होता है। जो चीज आपके पास है आपको मालूम पड़ जाता है इसका कोई यूज नहीं है, उसको मालूम पड़ जाता है यार ये चीज है मेरे पास। उसको अब बहुत जो चीज आपको पहले दिन अपनी शर्ट को का एंजॉयमेंट लगता है वो आपको 2 साल बाद नहीं लगता है उसी शर्ट का। तो दैट इज अ फ्रस्ट्रेशन बिकॉज यू फेल्ट गुड व्हेन यू डिड इट फर्स्ट टाइम, व्हेन यू डूइंग इट 100th टाइम दैट गुडनेस इज गॉन, दैट इज कॉल्ड एज फ्रस्ट्रेशन। तो जो आदमी रिलीजियस होता है वो दिख जाता है कि यार सेंसुअल प्लेजर्स के पीछे भागे, कभी पूरा होगा कभी नहीं होगा, लेकिन जब पूरा नहीं होगा तब तो भाई आप मजबूर महसूस करेंगे, पूरा होगा तो भी आप फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेंगे। तो अब उसका पूरा ध्यान लग जाता है इस चीज पर कि और क्या तरीका है इस लाइफ को ठीक करने का, क्योंकि ये तो नहीं काम कर रहा है। रुपए पैसे कमा करके अपने सेंसेस को खूब एंजॉय करो, ये काम नहीं कर रहा है, ये उसको समझ में आ जाता है। अब वो करता क्या है, ही पॉन्डर्स द कॉन्सिक्वेंसेज दैट माइट रिजल्ट फॉर द कमिंग लाइफ फ्रॉम सच अ ब्रूटल ईगोइज्म, कि वो ईगो के हिसाब से जीता है तो उससे क्या होगा। अगर मैंने एक आदमी को डांट दिया, जैसे जो भैया आए थे यही मुझे बता रहे थे कि नौकरों को आपको इज्जत नहीं देनी चाहिए, लेकिन जो रिलीजियस आदमी होता है क्वेश्चन पूछता है कि किसी को आप इज्जत देते हो या नहीं देते हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है। Thus, religious view of life leads to an ennoblement of man's conduct. Ennoblement. इस क्लास में जो शब्द आप लोग सुनते हैं, that is not what is you are getting from this class. Neither me. ये शब्द नहीं है. There is a fine kind of focus that develops, which has its own taste, which grows. एक तरह का फोकस जो फोर्सफुल नहीं होता, जबरदस्ती का नहीं होता, कभी कभी आता है, हम सब महसूस करते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है क्लास में, कभी कभी नहीं आता। तो वो जो फोकस है वही 2 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया। आप कहते हैं ना कि पहले जरा प्रिंट करके देते थे नोट्स तो लोग देख रहते थे, तो लेकिन दैट इज नॉट व्हाट यू गेट फ्रॉम दीज क्लासेस, नाइदर मी। व्हाट वी गेट इज दैट फोकस उस मोमेंट पे ट्रांसफर हो जाता है, शब्द की बहुत जरूरत नहीं पड़ती। ब्रूटल इगोइज्म, घमंड, जो भी सेंसुअल प्लेजर्स, जो भी चीज आप घमंड, बेसिकली आपका अहंकार। बच्चों से मैंने क्वेश्चन पूछा है 10th के बच्चों से कि ईगो अच्छा होता है कि खराब। बच्चों ने लिखा है कभी कभी अच्छा होता है कभी कभी खराब। पॉजिटिव ईगो होता है, नेगेटिव ईगो होता है। इसलिए तो बच्चे अपने आप को कभी कभी एटीट्यूड के साथ, बट उनको नहीं पता कि इसका क्या रिजल्ट है लॉन्ग टर्म। From the beginning, the Aryan Indians have been religious minded. मैंने कल डिस्कस कर रहे थे कि ये सब कॉमन आम इंडियंस की बात नहीं हो रही है, ये उनकी बात हो रही है, जैसे रमण महर्षि या रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जैसे लोगों की बात हो रही है। एंड रिमेन सो टू द प्रेजेंट टाइम। आज भी बहुत से इंडियंस हैं जो कि बहुत रिलीजियस हैं। दे रैंक इन फैक्ट एज मोस्ट रिलीजियस पीपल ऑन अर्थ। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी भी बहुत से लोग आते हैं इंडिया में। कल बता रहे थे एक हमारे दोस्त हैं, वो बोल रहे थे कि फॉरेन से उनके साथ जंगल वगैरह में आते हैं और आश्रमों में जाते हैं लोग जस्ट वॉक करने के लिए, रहने के लिए। और बहुत से स्पिरिचुअल फॉरेनर्स हैं जो कि इंडिया आकर के अपनी पूरा बुढ़ापा यहीं खत्म करना चाहते हैं, पूरी लाइफ यहीं खत्म करना चाहते हैं। दे बिकम सन्यासीज एंड दे लिव हियर। तो फॉर इंडियंस रियलिटी इज नॉट मटीरियल। इंडियंस के लिए
ये जो रुपया पैसा और ये सब चीज उनके लिए कोई उनके लिए खास तौर से। और कल यही तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या चक्कर है यार, ये लोग क्यों मटेरियल को फोकस नहीं, फोर्स नहीं, क्यों नहीं इनको वैल्यू होती। फॉर देम, क्योंकि उनके लिए, इंडियंस के लिए, द ग्रेटेस्ट रियलिटी इज द प्रोक्लेम्ड एज प्रोक्लेम्ड बाय बुद्धा। उनके लिए जो ग्रेटेस्ट रियलिटी है वो है जिसको बुद्धा ने बोला है, द ग्लोरी ऑफ निब्बाना। अच्छा, निब्बाना है या तो एनलाइटनमेंट है या रियलिटी है, जब इसके बारे में कोई बात करता है ना, कान बंद हो जाते हैं। भगवान के बारे में जब कोई बात करता है, क्यों? हमको उसके बारे में कुछ शब्द पता है और हमको ये भी लगता है कि वो शब्द सब झूठे हैं, लेकिन बुद्धा के लिए तो रियल था वो। 2 सेकंड के लिए भाई सही हम लोग का यहां देख सके। बुद्ध को तो जानते ही नहीं हम लोग, कृष्णमूर्ति को तो जानते हैं, कृष्णमूर्ति को मिले नहीं लेकिन उनकी किताबें तो पढ़ रहे हैं, उनकी हमने बायोग्राफी पढ़ी है रिसेंटली। टाइम निकालिएगा और कोशिश करिएगा अगले 10 साल में, 5 साल में एक 2 बायोग्राफी ऐसे लोगों की पढ़िए जो लोग एनलाइटमेंट हुए हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं पढ़ने वाला हूं, बट मन में था। पीजे सर ने कहा था 4-5 साल 10 साल पहले कि टाइम निकाल के आप मिलारेपा के बारे में पढ़िए। मिलारेपा वाज वन ऑफ द एनलाइटमेंट मास्टर्स ऑफ तिब्बत। या बोधि धर्मा के बारे में पढ़िए, नानक के बारे में पढ़िए। तो फिर जब मेरे हाथ ये कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी पढ़ी तो मुझे लगा कि यार थैंक गॉड, इस लाइफ में कम से कम एक एनलाइटमेंट आदमी के बारे में मालूम तो बड़ा। इसका मतलब पता है, जिस मंदिर में जाकर आप घंटे बजाते हैं हमारे पापा मम्मी, उस भगवान के साथ हमने डायरेक्टली बात की बैठ करके। जो लोग जाते हैं मंदिरों में जाकर, वो कोई बता रहा था कि वो आप वहां गए वैष्णो देवी, वहां सर पीट करके आ जाओगे तब भी कुछ नहीं हो सकता, बट रीडिंग दीज बायोग्राफीज विल गिव यू एन इनसाइड पीक। अंदर आप झांक के, उसके बेडरूम में झांक करके आ गए कि एनलाइटन लोग कैसे होते हैं, क्या जीते हैं, क्या खाते हैं, कैसे उठते हैं, क्यों ऐसे रहते हैं, उनको वो प्रॉब्लम्स क्यों नहीं परेशान करती जो हमको करती हैं। तो ये मत मानिए कि झूठ है। मोदी सच है, एक आदमी है मोदी, वो सच है, आपके सामने ही है। ऐसे ही गांधी भी सच था, लेकिन अब वो उसी फिल्म देखेंगे, अब कहता है कि गांधी जैसे लोग ऐसे हैं कि आज के 100-200 साल बाद जब लोग गांधी के बारे में पढ़ेंगे तो बोलेंगे झूठ था, ऐसे ही, इट वॉज अ मिथिकल फिगर। देयर इज समथिंग डीप इनसाइड देम। और वो वही इंडिया के लिए, रिलीजियस पीपल के लिए यही सच था, बाकी सब झूठ था इसके कंपैरिजन में। In this domain of reality or in the absolute, परमत्त सरो निब्बानम, निब्बाना is the greatest reality। उनके हिसाब से निब्बाना सबसे बड़ी रियलिटी थी। In this domain there is no more multiplicity nor is there any unity there। बोलते उसमें कोई मल्टीप्लिसिटी नहीं होती कि आप वहां पर अपने माँ बाप के साथ रह रहे हो। बहुत सी किताबें ऐसी जो कहती है मरने के बाद ना आपका पूरा परिवार वहां मिलेगा आपको स्वर्ग में, अगर आप यहां पर पूजा पाठ करो। तो कोई मल्टीप्लिसिटी नहीं है इसमें जिसकी बात कर रहे हैं, ना ही तो वहां पर यूनिटी है, कुछ अलग है जो हम इमेजिन नहीं कर सकते। सच इज टॉट इन पैंथिज्म एंड मोनिज्म। पैंथिज्म एंड मोनिज्म को मैंने थोड़ा सर्च किया, दोनों का मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड को के अंदर ही गॉड है, चाहे तो खोज सकते हैं। ये इसकी पूरी कल्ट थी, मतलब आज से 500-600 साल पहले पैंथिज्म नाम के लोग थे जो क्रिश्चियन से अलग थे। क्रिश्चियंस तो ये मानते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई और भगवान अलग रहता है, दुनिया अलग रहती है। लेकिन पैंथिज्म वाले लोग मानते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई, उसके बाद अपने आप को उसी के अंदर डिसॉल्व कर दिया है, कोई खोजना चाहे तो निकाल सकता है। क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि अगर आप मरेंगे यहाँ पे और जीसस को या तो भगवान को पूजा करेंगे तो जीसस के घर में जाएंगे, वहां वो अलग बैठा है कहीं पर। पैंथिज्म वाले लोग ऐसा नहीं मानते, ना ही तो मोनिज्म वाले। वो लोग ये मानते हैं कि इसी दुनिया में गॉड है, अगर खोजे तो इसके अंदर पा सकते हैं हम लोग। These picture the absolute reality as an ocean out of which the individual being emerges। इसको मैंने इमेजिन किया, बनाया भी, ड्राइंग करके बनाया भी इसमें, कि इनके हिसाब से क्या इमेजिनेशन है पता है दुनिया की, कि जो एब्सोल्यूट रियलिटी है वो एक समंदर की तरह है, जिसमें से कि भाप की तरह हम सब निकल के आते हैं, स्टीम की तरह। एंड लेटर these beings return to their ocean like drop of water in which they again dissolve। और हम लोग फिर से डिसॉल्व हो जाते हैं। The Buddha points out that those beings who as perfected holy ones have rid themselves of all attributes
through such alone, through which alone they are sounded from the absolute. Sounded मतलब होता है अलग. बुद्धा ये बताते हैं कि जो परफेक्टेड वन है वो अपने आप को सारे एट्रीब्यूट्स से, सारी क्वालिटीज से अलग कर चुके होते हैं. अलग कर चुके होते हैं क्वालिटीज से. कौन कौन सी क्वालिटीज हमारे अंदर में? कोई क्वालिटीज है? गुस्सा, दुख, ये सब हमको लगता है कि हम लोग जानबूझ के नहीं करते, लेकिन हमको आते हैं ना. और जब आते हैं तो और भी करना पड़ता है हमको. निकलने का मन नहीं करता. हमारी शक्ल भी तो हमारी क्वालिटी है. ये सब जब नहीं रहते तो दिमाग में इमेजिनेशन आता है कि तब तो कुछ रहेगा ही नहीं सर. जब शक्ल नहीं रहेगी, हमारे इमोशंस नहीं रहेंगे, तब तो हम पत्थर की तरह हो जाएंगे, हम कुछ होंगे ही नहीं. बट कोई इमेजिनरी चीज नहीं है, ये बहुत इमेजिनेशन के बियॉन्ड है. तब वो एब्सोल्यूट रियलिटी बनता है और वो फिर वापस उस ओशन के अंदर, रियलिटी के अंदर घुस जाता है. ऑफ सच अ परफेक्टेड वन, बुद्धा सेज, और ऐसा आदमी क्या होता है? डेथलेस होता है. अभी आगे बढ़ के आज मैं पढ़ रहा था, तो आज वो पढ़ाने वाला था मैं, कल हम लोग पढ़ेंगे उसको, कि जो डेथलेस होता है ना, वो इतना ज्यादा अलाइव है, वो इतना ज्यादा अलाइव है कि हम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे. एक ऑक्टेव है. ऑक्टेव मतलब होता है जैसे मोतियों की माला होती है ना, ढेर सारे मोतियां एक धागे में पिरोए जाते हैं. तो उस ऑक्टेव में बताते हैं सबसे नीचे का जो है प्लेन है वो पेड़ पौधे हैं, उसके ऊपर जानवर हैं, उसके ऊपर अर्थ है, फिर सन है, फिर गैलेक्सी है. तो ये एक सर्कल की तरह है. इस ऑक्टेव में आपको एक माले की तरह पूरा हो जाना है अपने आप को. हमारे लिए सन क्या है यार? कुछ नहीं, पता भी नहीं चलता हमारे लिए सन क्या है. एक पत्थर, आग का गोला. हमारे साइंटिस्ट के हिसाब से तो आग का गोला है, लेकिन इनके हिसाब से यूनिवर्स इज अ वेरी इंटेलिजेंट बीइंग, जो बहुत इंटेलिजेंट है. बट हमारी इमेजिनेशन में तो इंटेलिजेंट, कोई भी कुछ भी इंटेलिजेंट बोल दे, है तो वो पत्थर, आग का गोला. तो ये जब मैंने सुना, बार बार पढ़ा, फिर यूनिवर्स या रियलिटी का जब नाम सोचते हैं ना, दिमाग चुप हो जाता है. अब ये भी नहीं कहता कि कुछ नहीं है, और ये भी नहीं कहता कि वो बहुत सुंदर है, भगवान तुम्हारी जय हो ना. कोई चीज है जिसको मैं सोच नहीं सकता. जब सोच नहीं सकता तो चुप, और जब चुप तो देखो, शक्ल देखो. वैसे मैं आपको देख रहा हूं अभी, ठीक है, आपकी जैकेट देख रहा हूं, और जैकेट देखते ही एक थॉट आना चाहिए कि यार ये आदमी, क्या थॉट है? कुछ नहीं है. मतलब बोलते हैं दिस डेथलेस इज माई होम. ये वहां पर जहां पर डेथ नहीं होती, जहां पर कोई डेथ नहीं होती, ये मेरा घर है. एंड फॉर ही हु हैज गॉन होम देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑफ मेजर. और ऐसे आदमी को आप नाप नहीं सकते कि वो अच्छा है कि खराब है, कि बड़ा है कि छोटा है. कोई तरीका नहीं तुम्हारे पास नापने का. सच आर द रियलिस्टिक मेटाफिजिक्स ऑफ बुद्धा. बुद्धा ने पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया था. इनफैक्ट इसलिए इंडिया में पिछले काफी टाइम से जो इंडियंस हैं, जो ट्रेडिशनल इंडियंस हैं, जो सनातन धर्मी हैं, जो हिंदूज हैं, वो बुद्धा को मानते ही नहीं है. और इसलिए बुद्धा को हमारे यहाँ कौन मानता है? ये जो SC ST लोग उनकी पूजा करते हैं. नहीं देखा है आपने? जो भीम को मानते हैं वही बुद्धा की फोटोज रखते हैं. बट वो लोग बुद्धिज्म को समझते नहीं है, खाली पूजा करते हैं. जैसे गणेश की पूजा करते हैं हम लोग, और गणेश तो फिर भी थोड़ा पावरफुल लगते हैं क्योंकि उनके मंदिर बने हैं, राम के मंदिर बने हैं, बड़े बड़े नारियल फोड़े जाते हैं. बुद्धा के कोई मंदिर ही नहीं बड़े बड़े, तो उनका कोई साम्राज्य नहीं है. बुद्धा का जो साम्राज्य है वो रियल ऐसा समझ लीजिए जैसे कोई मिस्टर इंडिया पिक्चर देखी है आपने? मिस्टर इंडिया में देखा है आपने? उसमें गैजेट होता है, उस गैजेट को हाथ में बांध लीजिए, आप इनविजिबल हो जाते हैं. बुद्धा का ऐसे ही कोई साइंस है, इसको अगर आप पढ़ लें तो आप इनविजिबल हो जाएंगे. और वो भी नहीं होगा जो प्रॉब्लम्स उसको हुई थी मिस्टर इंडिया को. उसको तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई थी. अचानक कभी कभी गैजेट चोरी हो जाए, आपका ये गैजेट कभी चोरी नहीं होने वाला. इट इज समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन. इफ दिस इज अल्टीमेट फ्रीडम. तभी कृष्णमूर्ति बार बार धक्का मार रहे हैं सबको कि तुम लोग फ्री हो, फ्री हो. कहाँ है? सब तुच्छ चीज के चक्कर में पड़ी हो, सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मेटाफिजिक्स और फिजिक्स में डिफरेंस क्या है? अगर आप लोग बताएं तो फिजिक्स और मेटाफिजिक्स में फर्क क्या है?
फिजिक्स तो हम जानते हैं, साइंस, साइंस मतलब देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं। दिस साइंस ऑफ मेटाफिजिक्स, ये जो विज्ञान बुद्ध ने बताया है, इज एग्जैक्ट एंड सर्टन, ये साइंस की क्वालिटी है। पता है आज साइंस पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, जो कि आज से आपको पता है आज भी अफ्रीका के कुछ जंगल में लोग रहते हैं, आदिवासी हैं वो, और उनको ये नहीं मालूम कि बच्चे जो पैदा होते हैं वो आदमी और औरत के रिलेशनशिप से होते हैं, उनको ये नहीं मालूम। उनके यहाँ बच्चे होते हैं, उनके रिलेशनशिप भी होता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि इसी रिलेशनशिप की वजह से बच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस है वो 9 महीने का है। आपने कुछ आज किया और वो होता है 9 महीने बाद बच्चा। वहां शादी का कॉन्सेप्ट नहीं है, जानवर की तरह रहते हैं, जैसे जानवर रहते हैं। हम लोगों को कैसे बना मालूम? साइंस ने स्टडी किया। साइंस इज समथिंग विच इज एग्जैक्ट एंड सर्टन। अगर आप एक स्केल लो और उसमें इतने इतने गैप को बार बार नापो तो उसको सेंटीमीटर मिलीमीटर बोलते हैं। यहां पर जो सेंटीमीटर है, अगर इसी चीज को आप उस खेत में नापोगे तो वहां पर भी उतना सेंटीमीटर होगा। दिस इज एग्जैक्टनेस ऑफ साइंस। या पानी को गर्म करोगे तो जितना गर्म करोगे उतनी गर्मी पर वो पानी उबलना चाहिए। अगर नहीं उबल रहा है इसका मतलब पानी में कुछ और मिला हुआ है। दिस इज कॉल्ड एग्जैक्टनेस ऑफ साइंस। हमारे जो चर्च में बच्चे नहीं जाते हैं, मंदिरों में बच्चे नहीं जाना चाहते, वो इसलिए क्योंकि उनको पता है मैं 10 किलो लड्डू चढ़ाऊं चाहे 100 किलो, हनुमान जी कोई रिस्पॉन्स नहीं देने वाले। देयर इज नो एग्जैक्टनेस इन दैट, द सो कॉल्ड नॉर्मल रिलीजन। लेकिन बुद्ध का जो रिलीजन था, इट वॉज अ मेटाफिजिक्स इन रियल सेंस। उसमें एग्जैक्टनेस था और सर्टननेस थी, जैसे नॉर्मल साइंस में होता है। फॉर दीज मेटाफिजिक्स हैव एग्जैक्टली द सेम थिंग्स फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशंस। साइंस में ये मैं चाहता था आज हम लोग फिर से रिवाइज करें, तो कम से कम साइंस कम से कम बेसिक मालूम पड़ जाए तो आप जो साइंस पढ़ रहे हैं उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। साइंस क्या करता है? 2 चीजें लेता है अपने आप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब भी कोई पढ़ता है तो, नेमली थिंग्स दैट आर कॉग्नाइजेबल। जो भी चीजें आपको दिख रही हैं साइंस उन्हीं को पढ़ पाता है, जो चीज नहीं दिखती उसको साइंस नहीं पढ़ता। इसलिए भगवान की कोई स्टडी साइंस में नहीं होती, वो सब रिलीजन में डाल दिया गया। एंड दे मेडिटेट ऑन दीज थिंग्स आफ्टर द सेम मेथड्स एट फिजिक्स। साइंस का कुछ खास मेथड है, और मेथड क्या है? दैट इज अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ लॉजिक एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। आप तर्क लगाते हैं, जो आप लोग कर रहे थे यहां पर वीडियोस देखते हैं जब आप साइंस के एक सल्फ्यूरिक एसिड डाला, कुछ और डाला तो ये हो गया। दिस इज कॉल्ड लॉजिक। और जो ये हो गया आप बोलेंगे ठीक है तो ये हो गया, मुझे दिखाओ करके, दैट इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस। मैं बोलता हूं यार कुछ नहीं, अगर यहां पर ना 2 सिल्क के कपड़े बांध दो तो उड़ने लगोगे, तो बोलोगे करके दिखाओ तब मानेंगे। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। और मेटाफिजिक्स भी वही करती है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग यहां पर ये नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं इसलिए हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि कैसे कृष्णमूर्ति की जब हम लोग क्लास पढ़ते थे, और आजकल भी कभी कभी ऐसा होता है कि वी फील वेरी पीसफुल। मैं इसको भी मानता हूं, मैं रिम्पी को कल कोट करा था कि एक बच्चे को मैं जानता हूं जो आज से 1.5 या 2 साल पहले, 1 साल पहले एग्जाम के पहले रोता था। अच्छा बच्चा था, और एग्जाम के बाद नहीं, अभी रुलाई नहीं आई है। उस बच्चे से शायद पूछो तो बोलेगा सर अब मैं पढ़ने में, मैंने तैयारी की ली थी एग्जाम के पहले। बट मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं भाई, मैं मानता हूं कि ठीक है ऑब्जर्वेशन है, एग्जाम तब भी था, एग्जाम आज भी है। तब भी तुम थे, आज भी तुम हो। उस टाइम नहीं रोए, आज रोए। इसको हम लोग मास में स्टडीज करते हैं ऐसी। साइंस में क्या क्या करते हैं आप? रिलेशनशिप देखते हैं और एक्सपीरियंस देखते हैं, लॉजिक एंड एक्सपीरियंस। मैं मानता हूं इस चीज को कि इन क्लासेस से, ये लॉजिक है मेरा अपना खुद का लॉजिक है कि इस क्लास को हम लोग जब से हम लोग कर रहे हैं शाम को 7 से 8, कुछ चेंज हो रहा है हम लोगों के अंदर। ये मेरा तर्क है, ठीक है। अब वो चेंज मैं कैसे स्टडी करूं, वो एक्सपीरियंस है। आप लोगों को मैं देखता हूं जब, और मैं खुद को भी देखता हूं, अपने थॉट्स को देखता हूं, थॉट्स की क्वालिटी को भी स्टडी करता हूं कि किस तरह के थॉट्स हैं, किस तरह की बुक्स में पढ़ रहा हूं, कितना मैं सीरियस हुआ हूं अपनी लाइफ में, कितना मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। और छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आपको याद है पिछले जब हमने वहां पर क्लास रखी थी
तो वी वर प्लानिंग टू लीव दैट जॉब एंड गो अवे समवेयर एल्स. दैट वाज अ डिस्ट्रैक्शन, बिग डिस्ट्रैक्शन. कोई निकाल नहीं रहा था जॉब से हमको. इस तरह से ढेर सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शंस भी कम हो रहे हैं. मुझे मालूम कैसे पड़ रहा है? एक्सपीरियंस से. पहले डिस्ट्रैक्शंस होते थे. मुझे याद है जेन्युगा जब आई थी उसके पहले मेरा नाम था बड़बोला. मैं बोलता कुछ था, करता कुछ था. किसी को अगर मैंने बोल दिया कि हाँ मैं 9 बजे मिलूंगा तो मैं 11 बजे मिलता था, और उस वक्त तो मिलता भी नहीं था. बहुत से आपके दोस्त करते होंगे ऐसा, बोलते होंगे करते कुछ नहीं होंगे. ऐसा मैं भी था. बट देन आई स्टार्टेड सीइंग कि इनको पढ़ने से, उनको थोड़ा बहुत स्टडी करने से, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से मेरी हैबिट्स में कुछ चेंज आया छोटा मोटा, और उस चेंज को मैंने एक्सपीरियंस किया. द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम विच दे लुक एट थिंग्स. साइंस और मेटाफिजिक्स, ये मत मानिए कोई बड़ी चीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको. मेटाफिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप लोग छोटे से ही सही सेंट्स हैं सेंट्स. मुझे याद है जब क्लास एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, आपसे उम्र में थोड़ा मैं ज्यादा था, गया मैं उसको वहां पर एक मंदिर था. मंदिर में गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे ध्यान मेडिटेशन सीखना है, मुझे साधु बनना है. बोलते दिस इज नॉट योर एज, गो होम. इसका मतलब वो आदमी उस आश्रम में फ्रस्ट्रेट हो रहा होगा. उसको लगता होगा कि मैंने गलत स्टेप लिया है, तभी तो वो मुझे नहीं बोल रहा है. मेरे पिताजी मुझे नहीं बोलते गो होम, बोलते जैसे मैंने पढ़ाई किया है, पैसे कमाए, ऐसे तुम भी पैसे कमाओ. इसका मतलब वो खुश है अपने काम करने में. अब साइंस क्या करता है, सॉरी मेटाफिजिक्स क्या करता है? मेटाफिजिक्स आपको सेंट बनाता है, साधु बनाता है. आप लोग बनना तो चाहते हैं साधु ना? सर हम साधु बनने के लिए नहीं आए थे क्लास में, सर हम तो अमीर बनने के लिए आए थे, सक्सेसफुल बनने के लिए आए थे. ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक आपकी बात सही है. लेकिन जो चीज आपको साधु बनने में हेल्प करेगी, साधु बनने में एक सक्सेसफुल साधु बनने में हेल्प करेगी, वही आपको रियल सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने में भी हेल्प करेगी. इन दोनों में उल्टा नहीं है. ये मत सोचिएगा कि जो आदमी फेल हो जाता है वो साधु बनता है. सर वो तो आपके आसपास के लोग साधु होते हैं, वो साधु बन के भी फेल है. आपने देखा होगा ना, अभी जाएंगे जब वहां पर लोग भीख मांगते हैं, चारों डिब्बे में ट्रैवल करते हैं, 90% जो आप देखते हैं आपके आंखों, वो भिखारी होते हैं, साधु नहीं होते. लेकिन गौतम बुद्ध वॉज नॉट अ भिखारी, ही वॉज अ सेंट. एक मैंने कहानी पढ़ी है, दो भिखारी थे, दो फकीर थे, दोनों भीख मांगने गए थे. कौन देता है भीख लोगों को? दोनों वापस आए तो एक बेचारा बुनबुना रहा था कि आजकल लोग भीख नहीं देते, कैसे लोग हैं आजकल, घमंडी लोग हैं और निर्दयी लोग हैं. दूसरा आदमी चुपचाप अपना जो मिला था खा के चुपचाप बैठ के बोलता है तुमने बड़ी सस्ती खरीदी है साहब अपना फकीरपन. तो सस्ती मतलब पता है, मैं किसी खास काम के लिए आया था, अपने ईगो को खत्म करने के लिए आया था. मैं देख रहा हूं रोज रोज मेरा ईगो खत्म हो रहा है. लेकिन तुम्हारा तो ईगो बढ़ता ही जा रहा है. ईगो मतलब बुन 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 बुन. जब आप कंप्लेन करते हैं दैट इज योर ईगो. सेंट वो नहीं है जो आप इमेजिन कर रहे हैं. एक कपड़ा इमेजिन करते होंगे आप, शादी नहीं हुई है वो इमेजिन करते होंगे. कृष्ण ने बोला मैं अलग तरीके का संन्यास चालू कर रहा हूं. बुद्ध ने बोला था मैं अलग तरीके का संन्यास चालू कर रहा हूं. वो नहीं है जो आपने इमेजिन किया है. तो जो आप सेंट बन रहे हैं यहां पर, वो नहीं है जिस तरह की आप इमेजिन कर रहे हैं, कुछ और है ये. सेंट मतलब वो आदमी जो अपनी लाइफ के अंदर बहुत गहरे में जाता है. उसके बाद वो शादी करे या ना करे उसकी मर्जी, वो बिजनेस करे, बहुत बड़ा करे छोटा करे, उसका मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता. ही इज वेरी डीप एंड ही हैज गॉट वेरी स्ट्रांग फोकस, एंड दिस फोकस इज सो स्ट्रांग दैट वो 100 बार भी फेल हो तब भी वो फोकस डिस्ट्रैक्ट नहीं होता. दैट इज सेंट. कहते हैं 3 तरह की एनर्जी होती है स्पिरिचुअल, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3. ग्रेड 1 जो होता है वो एकदम निचले दर्जे का होता है, स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो. उसमें आप खाली सांस लेते हो और जीते रहते हो, जैसे बहुत से लोगों को देखा होगा. ग्रेड 2 में आप सक्सेसफुल होते हो मटेरियल चीजों में, रुपए पैसे कमा लेते हो, बहुत से लोग कमाते हैं. मुझसे आज कोई पूछ रहा था, मैं यार फला लड़का है ना, उसके पिताजी तो कमाते ही नहीं, 10 साल से उसकी सैलरी नहीं आ रही है. मैंने कहा उसको, मैं कुछ बोला नहीं उसके सामने. मैंने बाद में रिम्पी को कहा कि ये पक्का है कि वो आदमी जो कमा नहीं रहा है उसकी ग्रेड 1 की एनर्जी होगी. ग्रेड 1 मतलब न्यूट्रल एनर्जी, वो वेट करता रहता है कुछ न कुछ होगा, जा रहे हैं कुछ मिलेगा. ग्रेड 2 मतलब आप देखते हो चीजें नहीं काम करी तो कुछ और करते हो. हमारे यहाँ लड़के काम करते हैं, अनपढ़ हैं, फिर भी 8-9 हजार रुपये महीने काम कमाते हैं वो लोग.
तो अगर आप 10 साल से सैलरी नहीं पा रहे उसका मतलब फिर भी जा रहे हो वहां पर। और लास्ट होती है और सबसे हाईएस्ट होती है ग्रेड 3 एनर्जी स्पिरिचुअलिज्म में, जिसमें आप इतने फोकस्ड होते हो कि आप अगर बिजनेस करना चाहो तो आराम से कर लोगे, लेकिन अब आप अपने सांस के ऊपर अपनी सांस को 24 घंटे तक कंट्रोल कर पा रहे हो, अपनी भूख को ऐसे रोकना नहीं पड़ रहा है, आपका बॉडी आपकी बात मान रहा है। दैट इज व्हाट। और वो अगर आती है तो आपका बाकी जो मटेरियल वर्ल्ड है वो बहुत आसान हो जाता है। जैसे एक एक्सरसाइज करने वाला आदमी, उसको हेल्थ बाय प्रोडक्ट की तरह मिलती है, हार्ट डिजीज बहुत कम होती है जो लोग योग वो करते हैं। तो मेटाफिजिक्स सीख रहे हैं आप। क्या सीख रहे हैं? मेटाफिजिक्स, साइंस की तरह ही। जैसे डॉक्टर होता है ना, मैं डॉक्टर हूं, ऐसे ही आप भी अपने माइंड के डॉक्टर्स बन रहे हैं। True metaphysics regards the cognizable in its relationship to the student. Sorry, साइंस क्या करता है? वो चीजों का आपस में रिलेशनशिप देखता है कि लकड़ी पानी से कैसे मिक्स होती है। मेटलर्जी की साइंस होती है, पता है आपको? मेटलर्जी क्या होती है? मेटल कैसे बिहेव करते हैं। गूगल में बताते हैं, ये जो आपका पिच्चाई है, पिच्चाई इज ऑल्सो एन इंजीनियर ऑफ दैट मटीरियल ऑफ विच एंड्रॉइड फोन इज मेड। उसका वो इंजीनियर है। ऑन वन साइड ही इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कि सॉफ्टवेयर का आपस में क्या रिलेशनशिप है, चीजों का आपस में क्या, प्लस प्लास्टिक का क्या रिलेशनशिप है सॉफ्टवेयर के साथ, ये सब चीजें वो स्टडी करता है। तो चीजों का चीजों से रिलेशनशिप की पढ़ाई है साइंस। और चीजों का मेरे साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। ठीक, ये भी हमने कल पढ़ा था। The metaphysical is just as certain as physical. ये बार बार certain exact इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पता है कि आधे दूर में बोलेंगे सर आप वही बातें कर रहे हैं, लेकिन आज मैंने कुछ ऐसा पढ़ा जिसको उसे बताया ना, चुप। खाली पढ़ के कैसे चुप हो सकता है कोई? पढ़ के तो और शोर मचना चाहिए। अरे मुझे मालूम पड़ गया रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, मैं आपको पता। शोर नहीं आया, खत्म। इसका मतलब कुछ खास चीजें हैं, जब आप वो करते हैं तो कुछ खास रिजल्ट आता है, और वो सर्टन है, चाहे मैं बोलूं, चाहे आप, चाहे कोई और। मेटाफिजिकल इज एज सर्टन एज फिजिकल। इनफैक्ट इट इज मच मोर सर्टन। हो सकता है जो आप देख रहे हैं वो सब सपना हो, लेकिन आप हैं वो तो और ज्यादा सर्टन बात है। फॉर दिस सेम मेटाफिजिकल I myself am, and this is the highest situation possible to me. This kind of metaphysics is only reached by the means of certain scientific meditation of things cognizable. अब आप अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं साइंस में या दुनिया में, तो आपको ये देखना पड़ेगा चीजें कैसे बिहेव करती हैं, रुपया कैसे, पैसा कैसे बिहेव करता है। कोई मुझसे पूछ रहा था कि ब्लैक मनी खत्म होगा कि अब क्या होगा आगे। ये चीज मुझे करीब 1-2 साल पहले ही मुझे किसी ने बताई थी कि कभी ब्लैक मनी ज्यादा रखो मत, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अब धीमे धीमे हर सब कुछ एक कोर ब्रांच कर देगी, जिसमें आपका ब्लैक मनी पता है कैसे रखते हैं लोग। आपका जो पैन नंबर है उससे आप इनकम टैक्स भरते हैं, तो इनकम टैक्स में आप जो भी कमाते हैं वो दिखता है, तो देखते हैं टोटल आपकी इतनी कमाई है तो इतना गवर्नमेंट को दीजिए। लेकिन आप क्या करते हैं, पहले होता था, अब नहीं होता, अब काफी कम हो गया है, कि जब आप, अब तो बंदी कर दिया है, आप जो कैश इकट्ठा करके लॉकर में रख दीजिए। लॉकर में होती है इतनी जगह, कितनी जगह होती है लॉकर में, आपने देखा बैंक लॉकर कितनी बड़ी होती है? हाँ, उसमें कितना पैसा रख सकते हैं अगर आप कैश रखें तो। अगर गोल्ड रखें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का गोल्ड रख सकते हैं, कैश रखें तो भी 1 करोड़ से भी ज्यादा का कैश रख सकते हैं। तो उसका कुछ हिसाब नहीं दिखाते आप। अब गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, तो उन्होंने किया क्या, जो कैश जो मटेरियल था उसका रिलेशनशिप गवर्नमेंट के साथ, आईटी के साथ, ये सब चीजें आपको स्टडी करनी होंगी। उन्होंने मुझे बताया था कि अगर कैश रखोगे आशीष, तो आज नहीं तो कल जो भी तुम रख रहे हो, यहां तक कि ये आपके जो लॉकर से वो भी चेक होंगे। तो जब मुझे मालूम पड़ा, मुझे लगा कि ठीक है, इन मैक्सिमम इनकम टैक्स कितना देना पड़ेगा, 30% भी उसमें ऐसा होता है कि आप शुरू में 10%, फिर 20%, फिर 30%, ऐसा कुछ अलग। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो ज्यादा कमाना पड़ेगा, तो ज्यादा कमा लेंगे। जब ये मालूम पड़ गया तो मैंने अपने आप को उस विज्ञान या उस कॉमर्स के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, सब कुछ वाइट कर लिया। जो लोग ये नहीं समझते उसको ब्लैक में रखे। और मैं ब्लैक व्हाइट क्यों बता रहा हूं पता है? ये है बहुत आसान, चीजों को देखना और समझना है आसान, लेकिन फिर भी हम दिमाग लगाते नहीं, हमको लगता है मुश्किल है।
साइंस मतलब दो चीजों का रिलेशनशिप क्या है, और मेटाफिजिक्स मतलब मेरे आसपास जो भी चीज है उससे मेरा रिलेशनशिप क्या है। अब मेरा दोस्त आया, वो कमा रहा है मुझसे ज्यादा सैलरी, ठीक है, तो उस दोस्त से मेरा रिलेशनशिप क्या है? जेलसी का है, हम ऑब्वियसली जेलसी होगी, है कि नहीं? अब वो जेलसी एक कंफर्टेबल सिचुएशन है, वो ऐसे ही है जैसे दिमाग का दर्द। उस दिमाग के दर्द को कैसे ठीक करूं? दारू पी के। तो मेटाफिजिक्स ये बताती है कि अगर किसी भी चीज के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है, उसको अगर तुम ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, तो वो ध्यान उसको चेंज कर देता है। मान लीजिए आपने अभी उस चीज को बदल देता है टूवर्ड्स बेटर। रिलेशनशिप को चेंज कर देता है। जैसे मैं आपके बीच में जो रिलेशनशिप है, मान लीजिए खराब है, मैं और मेरी वाइफ का रिलेशनशिप खराब है, मैं और मेरे बेटे का रिलेशनशिप खराब है, और उस रिलेशनशिप को, उस खराब चीज को अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू करूं, उस थॉट्स को, उस सेंटेंस को, उस फीलिंग्स को, उस ध्यान में अपने आप में एक पावर होती है कि उसको बदल देती है, बेटर बना देती है। जैसे हवा में या सूरज में ताकत है पानी को सुखा देती है, ऐसी आपके ध्यान में ताकत है, जो भी नेगेटिव चीजें हैं उसको पॉजिटिव की तरफ चेंज कर देती है। एक तरह का हीलिंग की ताकत है। जैसे बॉडी के अंदर में अपने आप में हीलिंग है नॉर्मल बॉडी में, ऐसे ही ध्यान में ये क्वालिटी है। जो भी चीजें आपके लाइफ में चल रही हैं, अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो नीचे गिरेगी, आप देखते हैं तो ऊपर की तरफ उठेगी वो। तो सीक्रेट ये है कि आप कितने ध्यान से उसको देख सकते हैं। ये मेटाफिजिक्स की साइंस इसलिए ज्यादा महान मानी जाती है। जो आदमी एनलाइटेंड होता है, ही सपोज टू बी मच मोर लकियर देन अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बिकॉज नाउ ही विल नेवर, अब वो कुछ भी चूज करना चाहे चूज कर सकता है। ये तो बेचारा ये चूज करके एनलाइट नहीं हो सकता, बट वो चूज करके ये कर सकता है, बिकॉज ही इज मच डीपर। ये कह रहे हैं कि मेटाफिजिक्स क्या करता है, उस चीजों पर मेडिटेट करता है, उन चीजों पर ध्यान डालता है जो चीजें कॉग्नाइजेबल हैं, जो चीजें दिखती हैं। कल हम लोग यही बता रहे थे कि मेटाफिजिक्स आपको ये नहीं कहेगा कि जाकर के गणेश जी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो है ही नहीं। Thus, these metaphysics do not transgress the boundaries of cognition. तो ये जो मेटाफिजिक्स की जो पढ़ाई लिखाई है, ये जो कॉग्निशन है, आपके आंख नाक कान की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाता। नॉर डू दे डैबल इन द इमेजिनरी वर्ल्ड, यही कि जो आपने इमेजिनेशन में भगवान बना रखे उसमें नहीं घुसता ये। अरे काफी टाइम हो गया, अरे आधा ही आप लोग वहां पहुंचे नहीं कल जहां पहुंच जाने वाले थे। चलिए आगे बढ़ेंगे कल।